12th students, this is date 7th of August 2020, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है। तो मैं ओम्स लॉ बोल लो तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो भयंकर इंपॉर्टेंस रखता है, रिलैक्सेशन टाइम बोलो तो वो भी इंपॉर्टेंट है, करंट डेंसिटी अगर टॉपिक अगर देखोगे तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी नया टॉपिक सीखे हैं क्लास 12 में वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी के बोल देने से किरचॉफ्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ओम्स लॉ कम इंपॉर्टेंस तो हो नहीं जाता है, सबका अपने जगह पर बराबर का यूज है। इस टॉपिक का इस्तेमाल हम लोग, जैसे सिलेबस तो चेंज हो गया आपका, बट सिलेबस अगर चेंज नहीं भी होता या फिर होने के बावजूद इस टॉपिक का इस्तेमाल हम लोग उस जगह पर लगाते हैं जहां पर ओम्स लॉ हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। आप लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, V बराबर आई आर, 10th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ओम्स लॉ एक तार में वोल्टेज करंट और उसके रेजिस्टेंस के बीच का रेशियो है। बट घर में भी आप लोग देखते हैं जंक्शन, या फिर जहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, पोल से तुम्हारे घर पर जो लाइट आता है वहां पर आप लोग क्या देखते हैं, वहां पर ढेर सारा तार जो है वो अंदर की तरफ आता है और ढेर सारा तार फिर बाहर से निकल के आपके घर की तरफ भी आता है। तो जंक्शन का क्लियर कट एग्जांपल आपको आपके घर के बगल में जो पोल है उसी में दिखेगा, है ना। तो वैसे पोल्स में जहां पर बहुत सारा तार करंट के साथ अंदर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, सबका वोल्टेज अलग अलग है, घर पर जा रहा है तो वोल्टेज अलग हो गया। एक जंक्शन में जहां पर बहुत सारा तार मिल रहा हो या फिर बाहर जा रहा हो, वहां पर हम लोग सीधा ओम्स लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर आपको अलग लॉज पढ़ना पड़ेगा। उसी लॉज में से 12th क्लास का बेसिस पर बात करें तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग इंजीनियरिंग में जैसे जाएंगे, जो लोग भी करेंगे इलेक्ट्रिकल चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सभी को फर्स्ट ईयर में आप लोग जब इंजीनियरिंग करेंगे तो और भी लॉज मालूम चलेगा, ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को छोड़ करके भी। बट 12th क्लास बेसिस पर ये दोनों सबसे बेसिक लॉ है, ओम्स लॉ और ये वाला है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ में भी दो लॉ आप लोगों को पढ़ना है। इसमें पहला नंबर जिसको हम लोग कहते हैं ये है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं, या फिर जंक्शन रूल भी कहते हैं। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल भी दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से किरचॉफ के द्वारा दिया हुआ ये लॉज है, और इसको आप लोग ठीक से समझेंगे क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन क्लास 12th में आपको पढ़ना है ना। तो इसमें पहला है KCL। ये डायग्राम अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन पे देखो 5 तार दिख रहा होगा, इस 5 तार में से किसी भी से करंट आ रहा है और इसी जंक्शन से पास कर रहा है कोई दूसरा तार, उसमें से करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है जब एक जंक्शन पर ढेर सारा तार कैरिंग अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ करंट जब मीट करते हुए निकल जाए तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। इसी को हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। जैसे अगर लैंग्वेज से समझ में नहीं आए तो देखो, इसमें हम लोग एक साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, और साइन कन्वेंशन आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स का अलग अलग साइन कन्वेंशन दिया हुआ है। आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो आप वही साइन कन्वेंशन लेंगे, लेकिन चैप्टर के बीचों बीच में अपना साइन कन्वेंशन चेंज मत कर लेना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग एक इस साइन कन्वेंशन का फॉलो करेंगे कि जंक्शन के तरफ जो तार आ रहा होगा, अगर करंट इनवर्स होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जंक्शन से तार अगर बाहर की तरफ करंट कैरी करवा रहा होगा तो उसको हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस जंक्शन में अगर देखते हैं एट जंक्शन O पर देखते हैं, इसमें एट जंक्शन O पर तो देखो I1 करंट अंदर की तरफ आ रहा था, प्लस किए I2 करंट बाहर की तरफ जा रहा था, एल्जेब्रिक सम है -I2 होगा, फिर प्लस किए ये I3 बाहर की तरफ चल रहा था तो -I3 हो गया, फिर प्लस किए क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा था तो ये I4 हो गया, फिर प्लस किए -I5 बाहर की तरफ चल रहा था इज इक्वल टू 0। इसी को ही हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। या फिर इसको ध्यान से अगर आप देखते हैं तो I1 और I4 अंदर की तरफ आ रहा था और ये I2, I3 और I5 बाहर आ रहा था, तो I1 प्लस I4 के करंट का मैग्नीट्यूड, जितना करंट अंदर आ रहा था और जितना करंट बाहर चला गया I2 प्लस I3 प्लस I5, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। इसको भी हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कह सकते हैं। इस डायग्राम से आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ थोड़ा सा समझ में आया होगा, पहला लॉ। अब इसका लैंग्वेज लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहता है। तो
स्टेटमेंट को लिख लो। इसका स्टेटमेंट कहता है इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक के नीचे लाइन खींच लेना, एल्जेब्रिक स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, यही होता है शायद, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स meeting at a point in an electric circuit is always zero। ठीक है, यही हो गया लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। जैसे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन ऐसे ही हल्का सा, ये एक जंक्शन है, इसमें ये करंट आ रहा है, मान लो ये जंक्शन है, इसमें करंट आ रहा है अंदर की तरफ 10 एम्पियर का, एक बाहर जा रहा है, नहीं ये भी अंदर आ रहा है, आई नाम है, ये जंक्शन है, और ये 5 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस आई का वैल्यू बताओ कितना हो सकता है। ठीक है, इस आई का वैल्यू बताओ कितना हो सकता है। तो क्या बोलोगे, कैसे होगा, एट जंक्शन ओ पर बताओ, एट जंक्शन ओ पर क्या होगा, अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको प्लस, ये अंदर आ रहा है ना, तो ये प्लस, फिर ये भी अंदर ही आ रहा है, ये अंदर, ये भी अंदर आ रहा है, +5, और क्या हो रहा है, और ये आई भी अगर आप देखते हैं तो ये भी अंदर ही आ रहा है ना, तो ये तीनों अंदर ही आ रहा है, प्लस आई बराबर 0। तो इससे आई बराबर कितना हो गया इस केस में, आई बराबर हो गया -15 एम्पियर। तो इस केस में आई का वैल्यू जो है वो -15, सब अंदर ही की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, हाँ ठीक है, ये भी अंदर ही आ रहा है, 10, 5, और ये भी अंदर। तो एल्जेब्रिक सम सबका 0 हो गया, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, 10, 5, ठीक है, आई का मान चुना, ठीक है। देखो बच्चों, तो लिखने के बाद कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि करंट जो है वो स्केलर है और करंट का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, बट यहाँ पर माइनस आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यही तो आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बता था, ये जो है वो रूल है, लॉ है, इसमें हमने कुछ कन्वेंशन माना है अपने से, अंदर आने वाले को पॉजिटिव और बाहर जाने वाले को निगेटिव, वो तुमने अपने से माना है। तो जब आंसर जब निगेटिव में आ रहा है तो उसको तुमको अपने हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो आई का वैल्यू -15 एम्पियर आ रहा है, इसका क्लियर कट मीनिंग हो गया, माइनस हमने किसको लिया है, हमारा माइनस बाहर जाने वाला। इसका मतलब है कि एक्चुअली में ये जो एरो मार्क इस आई का अंदर की तरफ आ रहा है, वो एक क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि अंदर की तरफ नहीं आता, ये एक्चुअली में बाहर की तरफ आता। तो -15 ये शो करता है, -15 मतलब करंट का वैल्यू तो कभी माइनस हो नहीं सकता, बट इस पूरे चैप्टर में आएगा करंट का वैल्यू पॉजिटिव में माइनस में, तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं करता ना कि करंट का वैल्यू माइनस में कैसे आ रहा है। ये जो माइनस है वो आपका कन्वेंशन वाला माइनस है, तुमने कुछ माना और तुम्हारा आंसर माइनस में आ गया, इसका मतलब है तुम जो मान रहे हो उसका अपोजिट, या फिर जो तुम माने हो माइनस आपने माना है बाहर जाने वाले करंट को। इसका मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से तो आई का एरो मार्क इधर है, बट एक्चुअली में इस आई का एरो मार्क कैसे बाहर की तरफ होता, इस माइनस का यही मीनिंग। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इसका काम पड़ेगा, इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर माइनस में आएगा, और उस माइनस को देख बच्चों जो दूसरा वाला लॉ है इसको देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। इसको हम लोग लूप रूल भी कहते हैं, KCL को हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं, इसको हम लोग लूप रूल कहते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू समझना, इस डायग्राम के थ्रू बच्चों आप लोग समझेंगे। ये एक डायग्राम है, एक सर्किट है, इसमें हम लोगों को KCL KVL समझना है, किस तरह से समझेंगे अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। तो थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, हर बुक में ये लॉ तो सेम है,
लॉ तो भाई साइंटिस्ट का दिया हुआ है, तो लॉ तो सेम है, बट उसका एप्लीकेशन हर किताब में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको, जैसे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो जो साइन कन्वेंशन मैं बताऊंगा वो फॉलो करना पड़ेगा। लॉ तो हर बुक में सेम है, बट उसका एप्लीकेशन हर किताब में अलग अलग टाइप का दिया हुआ है ना। तो मैंने तो बच्चों पहले से लिख लिया था, फिर से हम लोग एक बार देखेंगे इस डायग्राम में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है। इसको हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। केवीएल लगाते समय पहले आपको एक लूप सिलेक्ट करना होगा, बिना लूप सिलेक्ट किए हुए आप केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसमें जैसे कि अगर देखोगे, और सिर्फ लूप नहीं, वो लूप क्लोज होना चाहिए। जैसे ही क्लोज लूप इसमें अगर देखते हो तो बी ए सी बी, ये क्लोज लूप है ना। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ चुनना है। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्लोज लूप में चुनना है। जैसे इस क्लोज लूप में बता रहे हैं बच्चे कि दो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक E1 भी है और एक E2 भी है। दोनों को नहीं चुन सकते, दोनों में से किसी एक को आपको पहले कंसंट्रेट करके चुन लेना है कि ये हमारा मेन सोर्स है ईएमएफ का। वो मेरे बोलने से नहीं होगा, आप कोई भी चुन सकते हैं। जैसे कि इस लूप में अगर E1 को अगर हमने मान लिया सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, तो इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। इसको अच्छे से समझ लो, फिर नहीं क्वेश्चन के बीच में नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ अपने में से करंट निकालता है, तो उस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। अगर तुमने इसको माना है सोर्स ऑफ ईएमएफ तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, पॉजिटिव से इसके निगेटिव की तरफ। ये हो गया, ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब आपको क्लोज लूप में ओम्स लॉ जैसे लगाते थे वही लगा देना है। इसमें देखो, इसको तुमने पॉजिटिव माना है तो ये E1 हो गया, बट ये वाला भी तो सोर्स था, इसमें से जो करंट निकलता, ये जो तुमने एरो मार्क बनाया उसका अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहा है। तुम्हारा वाला तो इस तरफ से है, इसका वाला इस तरफ से है। अब तुमने इसको अगर पॉजिटिव मान लिया है तो ये बनाने का जरूरत नहीं है, ये समझ लेना होगा। ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो माइनस हो जा रहा है इस लूप में, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको देखना है ये जैसे ग्रीन से मैंने ये जो लूप एक बनाया है, इसके डायरेक्शन में ये जो हरा से मैंने बनाया है एरो मार्क, इसके डायरेक्शन में जो जो आई और आर आ रहा होगा वो आई और आर आपको पॉजिटिव लेना है। ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये तुम कहीं भी अपने समझ से ले सकते हो, बट जब ले लिए तो जो इस ग्रीन वाले के कर्व के तरफ से जो आई और आर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज उसको नेगेटिव लेंगे। यही केवीएल है। जैसे इसमें इसको देखो, ये I1 और R1 ये तो इसी एरो मार्क वाले डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज I1 R1। इसको देखो ध्यान से, इसको अगर देखते हो ये जो I3 है और ये R3 है, ये जो I3 R3 है, इसका डायरेक्शन देखो ना कैसा है। ये मेरा ग्रीन वाले का एरो मार्क है और ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये जो है वो माइनस लेना है। यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। एक और बच रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये I2 और R2 भी बच रहा है। ये I2 R2 का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो जहां पर मेरा एरो मार्क है, एरो मार्क ऐसे, इसका भी ऐसे, तो ये इसी एरो मार्क के रूल को फॉलो कर रहा है। इसको आपको प्लस ले लेना है, तो प्लस I2 R2, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाले लूप में केवीएल, ठीक है। अब अगर एक और लूप देख रहे हो, एक और क्लोज लूप दिख रहा है, अब इसको बच्चे पूछते कितने बार लगाना है, तो ये मेरे बोलने से थोड़ी होगा। वो क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे 10th और 9th क्लास में मैथ्स में आपने पढ़ा है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। अगर आपके क्वेश्चन में 2 वेरिएबल होगा, 2 चीज निकालने के लिए, तो आपको 2 बार केवीएल लगाना पड़ेगा। एक ही होगा तो 1 बार से आंसर आ जाएगा, 3 बार होगा तो 3 बार लगाना पड़ेगा। तो जैसे इस क्लोज लूप में ADCA, इसमें चलो अपने से अगर आप लोग बताते हो तो क्या होगा, इसमें कितना सोर्स ऑफ ईएमएफ है, केवल एक, तो इसमें तो ज्यादा सोर्स नहीं है, इसमें सिर्फ ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा, ये यही पॉजिटिव था तो ये E2। और क्या रूल बताया गया, ये जो अब मैंने लाल से कर्व टाइप का बनाया है, जो जो I और R का प्रोडक्ट इस लाल वाले के एरो मार्क को फॉलो करेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव ले लेंगे। जैसे ये I4 R4, इसका एरो मार्क इसके ही वाले रूल को फॉलो कर रहा है। ये जो I4 R4 है ये पॉजिटिव रह गया,
ये I5R5 को देखो, इसका एरो मार्क ऐसे इधर ही जा रहा था, ये भी इधर ही जा रहा है, इसको भी हम लोग प्लस ही कंसीडर करेंगे I5R5। और अगर देखते हो इसको, ये वाला, इसका भी एरो मार्क इसके ही एरो मार्क के रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा I3R3। तो इस तरह से हम लोग लूप में केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ। क्वेश्चन में देखेंगे जितना वेरिएबल होगा उतने बार केसीएल केवीएल लगा करके हम लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। फिलहाल इसका डेफिनेशन पहले लिख लो। इसका डेफिनेशन क्या था? इट स्टेट्स दैट, डेफिनेशन हो सकता है क्योंकि जो मैं अभी बताया उससे तुमको मैच ना करे लैंग्वेज, बट रूल ऐसे ही लगाना। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज पार्ट, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड, that in any closed part of an electric circuit the algebraic sum of the EMFs, the algebraic sums of the EMFs, algebraic sum of EMFs is equal to the algebraic sum of, algebraic है मतलब प्लस, लेकिन अगर माइनस आ रहा साइन कन्वेंशन तो माइनस लेना पड़ेगा। algebraic sums of product of current and resistance, इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये अपन लिख नहीं रहे हैं, या फिर लिख ही लो। इट इज बेस्ड ऑन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और पिछला वाला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। केसीएल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग रहा है, केवीएल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हो, तुम ही लिए हो अभी, ये एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लिए हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन में भी देखेंगे उस तरह से ही अप्लाई होगा। जितना वेरिएबल उतने बार केसीएल केवीएल लगाना पड़ता है। देखो बच्चों, क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब अभी थोड़ी देर पहले मैं ही बता दें कि मेरे बोलने से कोई टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता है, सब टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंस है। बट दिस इज वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेंथ में नहीं, 12th में बोलो, इंजीनियरिंग में बोलो, एप्लीकेशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बोलो, व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका बैलेंस्ड कंडीशन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब इस कंडीशन को समझने के लिए इस डायग्राम को आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डायग्राम है, सेटअप है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है E, इसमें से करंट निकला I, यहाँ पर एक करंट गया I1, और I में से I1 गया तो जो करंट बच गया I2 वो इस तरफ आ गया। अब ये I1 जा रहा है 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 B तक गया। अब B से इसके पास दो तरीका है जाने का, D पर और C पर। मान लेते हैं कि ये करंट B से D की तरफ नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि ये करंट B से D की तरफ नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि ये जो I1 करंट है वो B से D की तरफ नहीं आ रहा है। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है, मौका है, तार है, फिर भी करंट नहीं जा रहा है, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अगर B और D का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए, तो ये I1 में से कोई भी करंट इधर पास नहीं होगा, तो I1 इधर से फिर इधर चला जाएगा। उसी तरह से I2 जा रहा था, और अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो तार होने के बावजूद इस I2 में से कोई भी हिस्सा इधर नहीं जाएगा, और ये करंट फिर I2 इधर आ जाएगा। इधर I1, इधर भी I1, इधर I2, इधर भी I2। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब बीच में से करंट ना पास करे। ये आपका स्विच है, और ये आपका ये जो तार है व्हीटस्टोन ब्रिज के, उसके बीच का स्विच है। पहले आप इस स्विच को ऑन करें, फिर इस स्विच को ऑन करें, और यहां पर अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है
गैल्वेनोमीटर 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर यहाँ पर करंट का डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, अगर वाला बात है, अगर, तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस पाथ पे करंट पास नहीं कर रहा है। तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो B का पोटेंशियल है और D का पोटेंशियल है वो सेम होगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाने के बावजूद यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि I1 इधर तो गया बट पूरा I1 इधर आ गया। सिर्फ ऐसा तभी हो सकता है जब इधर की तरफ करंट पास नहीं किया हो। I2 इधर से आया बट पूरा I2 इधर चला गया। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब B और D का पोटेंशियल सेम हो, और पोटेंशियल सेम होने की वजह से कोई करंट BD पाथ में फ्लो नहीं कर रहा हो। तो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखे जब B और D के बीच का पोटेंशियल सेम हो, B से D के बीच में करंट पास नहीं कर रहा हो, तो उस केस में ये जो P और Q का जो रेजिस्टेंस है और ये जो R और ये X का रेजिस्टेंस है, इसका रेशियो जो है वो सेम हो जाता है। जनरली इस कंडीशन का इस्तेमाल हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, कोई एक तार ले लेते हैं, उस तार का रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तार का, रेजिस्टिविटी वैसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, बट रेजिस्टेंस भी तार का फिक्स होता है। अगर आपको एक अननोन तार का रेजिस्टेंस मालूम लगाना हो तो आपको उसको एक ऐसे अरेंजमेंट में सेट करना पड़ेगा, 3 रेजिस्टेंस आपको मालूम हो और B और D का पोटेंशियल सेट कर दो कि वो बिल्कुल बराबर पोटेंशियल पे है, तो उस केस में बीच वाले पाथ में से करंट जाएगा नहीं और P बाई Q का रेशियो जो है वो R बाई X के रेशियो के बराबर हो जाएगा। बट ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब B और D का पोटेंशियल सेम हो, या फिर हम लोग ऐसा कहें कि बीच वाले पाथ से करंट पास नहीं कर रहा हो तब। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन सिर्फ रेजिस्टेंस का ही नहीं, कैपेसिटर का भी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। बट एच.सी. वर्मा सर भी कहे हैं कि कैपेसिटर में इसका प्रूफिंग नहीं है। इस कंडीशन का इस्तेमाल कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन में भी होता है, बट कैपेसिटर में इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी जो आपने 10 मिनट पहले किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ पढ़ा है, उसके मदद से हम लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड क्राइटेरिया को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका न्यूमेरिकल जब आएगा तब हम लोग देखेंगे क्या करना है। फिलहाल तो इस कंडीशन को प्रूफिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो फटाफट लिखोगे। I करंट आ रहा था, I में से I1 गया तो I2 बच गया पहला। अब अगर इस पाथ में A से B के बीच में अगर ओम्स लॉ लगाते हो, एक ही तार है, किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, एक तार है, ओम्स लॉ लगाते हो तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, V बराबर IR, तो I1 इंटू P हो जाएगा। और VA ही बड़ा है क्योंकि मेरे डायग्राम में A से B करंट पास कर रहा है और करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो मेरे डायग्राम में तो मैं VA माइनस VB लिख सकता हूँ। VA माइनस VB बराबर I1 इंटू P, V बराबर IR। उसी तरह से VB माइनस VC बराबर I1 इंटू Q। उसी तरह से VA माइनस VD, VA माइनस VD बराबर I2 इंटू R। उसी तरह से VD माइनस VC बराबर I2 इंटू X। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोगों को फिजिक्स में कोई काम नहीं है या फिर केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का काम है। बैलेंस्ड कंडीशन मतलब अभी आप ही लोग बताए थे कि VB और VD का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। VB VD का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है किसी तरह का करंट BD वाले पाथ से पास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा भी दोगे तो उस गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा हो, सिर्फ तभी अभी जो फॉर्मूला बताया जाएगा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि जहां मर्जी तहां कर दिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, VB और VD बराबर है, तो इक्वेशन 1 में इस VB के जगह पर अगर VD लिख दे तो ये VA माइनस VD बराबर I1 इंटू P हो जाएगा। उसी तरह से इक्वेशन 4 ये वाला है, इसमें अगर VD के जगह पर VB लिख दे तो ये VB माइनस VC बराबर I2 इंटू X हो जाएगा। अब अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को देखते हो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 यहाँ लिख भी दिया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को देखते हो तो I2R है और ये I1P है, I2R और I1P बराबर हो जाएगा। इससे I2 बाई I1 का रेशियो, I2 बाई I1 का रेशियो P बाई R के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 को देखो एक बार और इक्वेशन 6 को एक बार देखो, इक्वेशन 2 को एक बार देखो और इक्वेशन 6 को देखो, दोनों का LHS VB माइनस VC सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। तो एक RHS है I1Q और एक RHS है I2X, ये फिर बराबर हो गया। इसमें अगर I2 बाई I1 करते हैं, इसमें अगर I2 बाई I1 करते हैं, इसमें अगर I2 बाई I1 करते हैं तो ये Q बाई X के बराबर हो जाएगा।
अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों का LHS सेम है, I2 by I1 I2 by I1, तो इधर P by R आ रहा है, इधर Q by X हो रहा है, तो ये P by R बराबर Q by X हो गया, या फिर इसको पलट करके P by Q का रेशियो R by X के रेशियो के बराबर कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये आप सिर्फ तब लगाएंगे जब आपको मालूम हो ऐसा कुछ कि यहाँ का पोटेंशियल सेम है, या फिर ऐसा कुछ आपको मालूम हो कि यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा है, तभी आप इस बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन किरचॉफ्स लॉ का है, और किरचॉफ्स लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का सब तरह के परीक्षा में आने का चांस है। तो देखो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी तो बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ा दिए थे तो फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज करवाएंगे वो किरचॉफ्स लॉ से करेंगे। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्राइटेरिया है उसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ से एनालाइज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ से कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करेंगे। तो ये डायग्राम वैसा ही है, यहाँ से करंट आ रहा है I से चला गया I1, फिर चला आया यहाँ पर I2, ठीक है। अब बच्चों पिछले वाले में तो हम लोग ने मान लिया था डायरेक्ट कि बीच में से करंट आ नहीं रहा, इस बार ध्यान से देखो, ये I1 आ रहा है, 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 यहाँ पर गया, इससे मान लो ये नीचे की तरफ आ गया I1 में से I3 गया तो बच गया I1 माइनस I3, ये इस पाथ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से I2 आ रहा है, I2 आ रहा है, I2 आ रहा है, I2 आ रहा है, ऊपर से I3 आ रहा है, I3 आ रहा है, I3 आ रहा है, I3 आ रहा है, दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस I3, और यहाँ पर खत्म होते होते I1 माइनस I3 है और ये I2 प्लस I3 है, इससे I3 और यह I3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा I1 प्लस I2, यहाँ पर आते आते बचेगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 तो I से निकला था, मतलब ये सिर्फ I यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये सब अब इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब ये स्विच है, इस पाथ में एक स्विच है, G जो है वो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के बारे में अलग से हम लोगों को क्लास 12th में दो बार पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दो अलग अलग टॉपिक में आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है, बट 10th क्लास में बेसिक गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था। अभी के लिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि सिर्फ करंट को डिटेक्ट करेगा, बाकी बहुत डिटेल्स में क्लास 12th में ही आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। बट अभी गैल्वेनोमीटर पे कंफ्यूज नहीं करना, गैल्वेनोमीटर सिर्फ बताएगा कि वहां से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पाथ में ABD है, ये क्लोज पाथ है, किरचॉफ्स लॉ लगाना है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ABD है, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ में पहला काम होता है सोर्स ऑफ EMF पता लगाना। इस लूप में अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी सोर्स ऑफ EMF नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है। थोड़ी देर पहले KVL बताया गया था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सोर्स ऑफ EMF नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख लिए। अब KVL लगाएंगे तो आपको एक लूप में डायरेक्शन लेने की जरूरत है। जब बैटरी ही नहीं है तो ये लूप आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ही कुछ लेना है तो ऐसे अपने हिसाब से एक ले लेते हैं, अपने हिसाब से ले लिया। तो अभी रूल आपको बताया गया था, जो इस कर्व को फॉलो करेगा IR उसको पॉजिटिव लेना है, तो उस हिसाब से ये I1 की पॉजिटिव हो गया, इसी तरफ से ये I3 और ये गैल्वेनोमीटर का तार है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है I3G, ये भी इसी एरो मार्क को फॉलो कर रहा है, तो ये I3G पॉजिटिव हो गया। और इस I2R को देखोगे तो ये इसके एरो मार्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ये माइनस I2R हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर A। उसी तरह से इस लूप में BCDB, इस लूप में पहले सोर्स ऑफ EMF पता लगाएंगे, सोर्स ऑफ EMF। अच्छा, ये सब काम करने से पहले ऑन कर लेना स्विच, इसको K2 को पहले और फिर इस गैल्वेनोमीटर को भी ऑन कर लेना, ये नहीं कि पूरा सर्किट खुला हुआ है ना। अब BCDB में इसमें सोर्स ऑफ EMF इसमें भी नहीं दिख रहा है तो 0, सोर्स ऑफ EMF नहीं दिख रहा है तो लूप अपने से कहीं पर ऐसे गोल घुमा दोगे, तो मैंने ऐसे अपने पसंद से ऐसे घुमा दिया। अब घुमा दिया तो रूल ये है कि इस कर्व पर जो I और R आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो देखो ये I1 माइनस I3 इंटू Q इसी डायरेक्शन पे है, इसको पॉजिटिव ले लिया। बट अभी आप ही लोग थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इसको देखोगे, इसको, तो इसमें तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, बट तुम्हारा लूप ऐसा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस I2 प्लस I3 इंटू X। उसी तरह से ये जो करंट आ रहा है I3G, आपका लूप तो ऐसा है ऊपर की तरफ, आपका लूप ऐसा है और ये ऐसा आ रहा है, मतलब अपोजिट हो गया, तो ये भी माइनस I3G हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर B हो जाएगा। अब हम लोग
यहां तक का क्राइटेरिया तो व्हीटस्टोन ब्रिज का है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज उतना नहीं पढ़ना है, मतलब आज के क्लास में तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा ही नहीं रहा। हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है इस पाथ से करंट पास नहीं करना चाहिए। इस पाथ से करंट पास नहीं करने का मतलब I3 का वैल्यू 0 होना चाहिए, VB और VD का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। फिलहाल मेरे डायग्राम में VB VD नहीं है, मेरे डायग्राम में सिर्फ I3 का वैल्यू अगर 0 कर दे, अगर I3 का वैल्यू 0 हो, अगर I3 का वैल्यू 0 हो मतलब बीच वाले पाथ से करंट नहीं जा रहा हो, अगर I3 का वैल्यू 0 हो तो इक्वेशन A क्या बन जाएगा, I3 इसमें 0 है तो I1P इज इक्वल टू I2R, तो यहां से हो जाएगा I2 बाई I1 बराबर P बाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इक्वेशन B में I3 को अगर 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा I1Q, ये I3 0 है माइनस I2X और I3 0 है तो जैसे I1Q माइनस I2X बराबर 0, तो यहां से I1Q बराबर I2X, यहां से I2 बाई I1 बराबर Q बाई X, और फिर पिछले बार के तरह का इन दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो P बाई R बराबर Q बाई X, या फिर P बाई Q का जो रेशियो है, P बाई Q का रेशियो है वो R बाई X के रेशियो के बराबर हो जाएगा। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हर केस में मत इस्तेमाल करते रहना, पहले मेक श्योर कर लेना कि बीच वाले पाथ में करंट नहीं जा रहा है या फिर यहाँ का पोटेंशियल सेम है। केवल वैसे ही केस में इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, या वाइस वर्सा। अगर आपको लग रहा हो कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो खुद से ही बीच वाले में करंट हटा देना, खुद से कंफर्म कर लेना कि बीच वाले में करंट नहीं जाएगा, और उसी को हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो इसका प्रूफिंग हो गया, प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, बट अगर ऐसे इसको अगर किसी न्यूमेरिकल के थ्रू अगर देखें, किसी न्यूमेरिकल के थ्रू अगर इसको अंदाजा लगाएं, व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर किसी सिंपल न्यूमेरिकल के थ्रू अगर अंदाजा अगर लगाने की बात हो जाए, है ना, अगर सिंपल न्यूमेरिकल के थ्रू अगर अंदाजा लगाएं तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, अब तो प्रूफिंग है, बार बार प्रूफिंग का काम नहीं, ठीक है, अब प्रूफिंग तो अपने जगह पर हो गया। इसको अगर अंदाजा लगाना हो किसी क्वेश्चन में, इसको अंदाजा लगाना हो किसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन अगर ऐसा रखते हैं, ये बस समझाने के लिए, कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, ये बस समझाने के लिए है। यहाँ पर अगर 2 ओम है, यहाँ पर अगर 4 ओम है, यहाँ पर अगर 10 ओम है, यहाँ पर अगर 3 ओम है और यहाँ पर अगर 6 ओम, ठीक है, और यहाँ पर अगर B है और यहाँ पर अगर C है और करंट यहाँ से आ रहा है, मेंशन्ड है, और यहाँ से निकल भी जा रहा है, बैटरी सेल में नहीं बना रहा, तो अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C अगर निकालना पड़ जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C निकालना पड़ जाए, है ना, तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इसमें अगर देखते हैं तो क्या होगा, अगर ये P है और ये अगर Q है और ये अगर R है, ये अगर X है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि P बाई Q का रेशियो किसके बराबर आ जा रहा है, मतलब 2/4 और ये 3/6, इसका रेशियो बराबर आ जा रहा है। अगर ये बराबर आ जा रहा है तो ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या बताया गया था, वाइस वर्सा है। अगर कंफर्म हो गया कि बैलेंस कंडीशन है तो क्या करोगे, ये बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का सिर्फ तभी फॉलो करता है जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो और इस पाथ में से करंट पास नहीं करता हो, सिर्फ उसी केस में। तो जब इस पाथ से करंट पास नहीं कर रहा है तो ये दोनों सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा ऊपर से, है ना, और यहां से जब करंट पास कर ही नहीं रहा है तो ये जो नीचे वाला दोनों बचा ये भी सीरीज हो जाएगा। अब यहीं पर बात हो रहा है 2 ओम 4 ओम और ये 3 ओम और ये 6 ओम और ये बीच वाला कट गया, ये B है और ये C है, ठीक है। अब यहीं पर बात है
कि आप सिर्फ बोल देंगे कि रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल सिलेबस हट गया तो ये क्यों बनाएंगे, तो आप बेवकूफ हैं। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का ट्रिकी क्वेश्चन जो है 12th में उसको हटाया गया है। 10th क्लास लेवल पर रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल तो आपको आना ही चाहिए, उससे कम उपाय नहीं है। जैसे इसमें अब ये दोनों सीरीज का क्वेश्चन है और ये दोनों सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। अब ये 12th में नहीं पढ़ना है बोल करके आप 10th में कहा भी हम भूल गए ये तो नहीं चलेगा। ये दोनों सीरीज में है तो ये नॉर्म हो गया, और आपस में अगर आप देखते हैं तो ये पैरेलल में चला जाएगा। तो पैरेलल में 1/rp बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/6 प्लस ये 1/9 हो जाएगा। तो 1/rp बराबर 6 9 का 18 कितना हो गया, 5/18 5/18। therefore rp बराबर 18/5 मतलब 3.6 ओम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में हैं, बट व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल से पहले जैसे केसीएल केवीएल के एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो सिलेबस में समझना, केसीएल केवीएल पहले टीचर बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली में उसका ये जो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टीचर बोल रहा है कि इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, फिर इसका भी जो एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोर्ड्स के हिसाब से बात करो चाहे जेईई के हिसाब से बात करो, इसका न्यूमेरिकल अगले क्लास में हम लोग करेंगे। इसको ठीक से नोट करके रखो, प्रूफिंग को ध्यान में रखो, प्रूफिंग आता है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दो। घर पर रह करके सारा सिलेबस आराम से कवर करने का ट्राई करो। थैंक यू।